बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हैरानकुन बात यह है कि जब सारी उम्मत मुस्लिमा के 57 मुल्क झुक गए इजराइल के आगे, उनमें से एक दो को निकाल के, तो तब गैरों ने साथ इस वक्त देने का फैसला किया। यूरोपीय यूनियन ने काया पलट दी है और उन्होंने गेम भी सारी उलट दी है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला मंजूर नहीं होता और आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है, जो भी इंटरनेशनल सदस्य से आलमी अदालत से फैसले आ रहे हैं, अगर इसराइल में इंप्लीमेंट नहीं होते तो पूरा यूरोप यानी यूरोपीय यूनियन इसराइल पर पाबंदियां आयद करने के लिए जा रहा है। ये अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है और इस डेवलपमेंट के बाद जो सबसे अहम तरीन काम ये है, उस पर आप जितना अप्रिशिएट करें, जितना करें उतना ही कम है। आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने ऑफिशियली फलस्तीन को तस्लीम कर लिया है और इस सारे सिनेरियो में इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि यूरोप की कई कंट्रीज ने इजराइल की बजाय फलस्तीन का साथ देने का फैसला किया है। अब जो पाबंदियां आयद होने जा रही हैं, ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। यानी आप ये समझ लीजिए कि इसराइल पर इतनी पाबंदियां आयद हो जाएंगी तो इसराइल कभी भी खड़ा नहीं हो पाएगा। अब ये पाबंदियां कौन सी हो सकती है? सबसे पहले पूरा यूरोप ये फैसला करने के लिए जा रहा है कि इसराइल को किसी तरह का एक माल भी ना दिया जाए, हथियार ना दिए जाए, और ना ही इसराइल को कोई मिलिट्री इक्विपमेंट जाएगा, ना टेक्नोलॉजी जाएगी इसराइल के पास, और ना ही इसराइल की फौज और मिलिट्री को किसी तरह की कोई सहूलत मिलेगी। यानी जितनी टेक्नोलॉजी है यूरोप पूरे का पूरा बैन कर देगा। अब ये यूरोपीय यूनियन बैन करेगा और उसमें याद रखिएगा 28 ममालिक हैं और ये 28 ममालिक उठकर इसराइल पर पाबंदियां आयद कर देंगे। उसके बाद आती है बारी इकोनॉमिक सैंक्शंस की। होगा ये कि इसराइल के तमाम जो एसेट्स हैं, जितने भी हैं उनकी, चाहे कंपनीज के हैं, उनके एसेट्स हैं, वो सारे के सारे यूरोप के अंदर फ्रीज हो जाएंगे और कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगी। यानी सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी ट्रांजैक्शन इजराइल के लिए होगी, जिस तरह की पाबंदियां ईरान पर हैं, वो इजराइल पर लग जाएंगी। और उससे भी बढ़कर जो सबसे बड़ा मामला है, इंटरेस्टिंग मामला है, सबसे ज्यादा अहम तरीन बात यह है कि बैंक्स जो होंगे इसराइल के, वो भी पाबंदियों की जद में आ जाएंगे और अमेरिका से भी रिक्वेस्ट की जाएगी कि आप अपना फाइनेंशियल सिस्टम इनको ना दें। उसके बाद सबसे अहम तरीन बात यह है कि इजराइल की इकोनॉमी यानी टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, ये सारे के सारे सेक्टर्स जो हैं यहाँ पर पाबंदियां लगेंगी। उनकी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी, टेक्नोलॉजी का मामला खराब हो जाएगा, ना मैन्युफैक्चरिंग हो पाएगी, उनको माल नहीं दिया जाएगा, उनसे माल खरीदा नहीं जाएगा। एग्रीकल्चर जो इजराइल के लिए सबसे अहम है, इस पर बहुत बड़ा झटका लग गया। उसके बाद जो पाबंदियां लगेंगी वो ये होंगी डिप्लोमेटिक सैंक्शंस। यानी ये इस तरह की पाबंदियां होती हैं कि इसराइल के बहुत सारे जो ऑफिशियल्स हैं उन पर यूरोपीय यूनियन यानी 28 ममालिक में दाखिले पर पाबंदी हो जाएगी, चाहे वो इनके बिजनेसमैन हो, चाहे इजराइल की आर्म्स यानी जो फोर्सेस होती हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट देने वाले ठेकेदार हो, इसराइल का आर्मी चीफ हो, उसका वजीर आजम हो, इनके बड़े लोग हो, यानी आप समझ रहे बड़े बड़े तगड़े जो लोग हैं उन पर पाबंदियां आयद हो जाएंगी। इसके अलावा इसराइल के खिलाफ एक बहुत बड़े लेवल पर बायकॉट सिस्टम शुरू होगा, जो इनके कल्चर, स्पोर्ट्स इवेंट और इसके अलावा इसराइल को इंटरनेशनल सतह पर जितनी पार्टिसिपेशन होगी उस पर पाबंदी आयद हो जाएंगी। अब इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या होने वाला है इसराइल के ऊपर कि जब ट्रेड इनकी बंद होगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फौरी तौर पर भाग जाएगी, इन्वेस्टर तो पैसा उठाएगा और निकल जाएगा, एसेट्स उनके फ्रीज हो जाएंगे। उनको ये पता चलेगा, जैसे मिसाल के तौर पर अब हौसी क्या कर रहे हैं, जो भी इसराइल का शिप आता है उसको तबाह करते हैं। उससे नुकसान क्या होता है कि दुनिया भर के जितने लोग हैं उन्होंने फैसला किया है कि अगर उन्हें रेड सी या इंडियन ओशन या दीगर जगहों से माल भेजना है तो हम इसराइल के शिप्स में नहीं भेजेंगे। तो वो जो माल है अब वो किसी और शिप में भेजते हैं, यानी स्पेशली वो चाइना की शिप में भेजते हैं या नॉर्वे में भेजते हैं या यूरोप की कंट्रीज हैं और बहुत सारे ममालिक हैं। तो ये सबसे बड़ा आप इस यहाँ से अंदाजा लगा ले, जो बिजनेस कम्युनिटी है, इवन कि चाहे वो इसराइली हो, वो कहेगी कि जी हमने ये काम नहीं करना, बल्कि सारी सूरत हाल में वो ट्रांसफर करेंगे। बड़ा नुकसान होगा, बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इसके बाद मिलिट्री का जो सबसे बड़ा मामला होगा कि इसराइल की फौज के पास हथियार और ये तमाम चीजें नहीं होंगी, एडवांस वेपन्स ही होंगे। देखिए बहुत सारी चीजों में इसराइल मोहताज है एडवांस वेपन्स और टेक्नोलॉजी का, जो कि उसके ऑपरेशनल जो होते हैं मामला उनको इफेक्ट करता है।
यानी आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इसके अलावा इसराइल मुकम्मल तौर पर तनहा ग्लोबल सतह पर हो सकता है। अब इस सारे मामले पर पाबंदियां और ये तमाम चीजें जब होंगी, इसराइल सबसे बड़ा इनको झटका लगेगा ये कि उसके बाद जो करने वाला काम ये होगा कि खास तौर पर मुसलमानों का मामला भी सामने खड़ा हो सकता है कि जो OIC है वो भी गालिबन इस पर को उठकर अमल कर दे। यानी आप ये देखें कि यूरोपीय यूनियन में 28 के करीब ममालिक हैं और मुसलमानों के तकरीबन 57 ममालिक हैं। तो जब एक जगह से मामला होगा, बड़ी ताकतें खड़ी होंगी, तो ये भी खड़ा होना शुरू हो जाएंगे। तो फिर इस सारे सिनेरियो में होगा ये कि इसराइल पर लगेगी पाबंदियां। अब होने ये जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि इसराइल को हम वार्निंग दे रहे हैं। देखिए, इसराइल ने बड़ी कोशिश की। अगर इस सारे सिनेरियो में इन्होंने फलस्तीन को खाना चाहा तो आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि हम शायद वो आदीज देखें कि मुसलमान और ईसाई मिलकर एक बड़ी जंग लड़ सकते हैं। सो अब जो सिनेरियो यहाँ पर ये पैदा हो रहा है वो इतना खतरनाक होने वाला है कि चाइना पाबंदियां लगा देगा। ये तो भी यूरोपीय यूनियन की बात है। यूरोपीय यूनियन जब पाबंदियां लगाएगा तो चाइना भी लगाएगा, रूस भी पाबंदियां लगाएगा, फिर उसके बाद अमेरिका बेशक लगाए ना लगाए, दुनिया के अंदर ताइवान तक को पाबंदियां लगानी पड़ेंगी। इवन के इंडिया को भी पाबंदियां आयद करना पड़ेंगी जो कि इजराइल का दोस्त है। तो अब जब इंटरनेशनल सतह आप देखें, यूरोपीय यूनियन को छोटी बात होती है। यूरोपीय यूनियन यानी यूरोप से आप पर पाबंदियां आयद हो जाती है और इतने बड़े पैमाने पर पाबंदियां आयद होंगी तो इसराइल का तो खेल खत्म होना शुरू हो जाएगा। अब आप सोचे ना कि इसराइल क्या कर रहा है। देखिए, इन्होंने कल फैसला क्या किया, उधर से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला था आपने रफा ऑपरेशन नहीं करना, उन्होंने स्ट्राइक कर दिया और वहां पर 200 से ज्यादा लोग मार दिए और वहां पर बच्चों को, कैंपों को, सबको तबाह बर्बाद कर दिया। और बाद में नेतन्याहू आकर कहता है वो जी गलती से स्ट्राइक हो गया था, तो हम लोग अब इसकी तहकीकात कर रहे हैं, हम इस पर जितने भी लोग हैं उनको सजा देंगे और बताएंगे फलाना होगा, ये होगा, वो होगा, इस तरह की। यानी आप अंदाजा कर ले गुफ्तगू जारी है वहां पर। देखिए, सबसे बड़ा मामला ये है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर अब इसराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर ये मामला शुरू हो गया। अब हुआ ये है कि रफा ऑपरेशन पर जो इन्होंने मासूमों को मारा है वो बड़ी दर्दनाक सूरत हाल है। कि रफा में क्या था कि इन्होंने कैंप्स लगाए, वहां पर उनको भेजा और कैंपों के ऊपर जाकर, यानी आप सोचे कि आपने उनको बेघर किया हो और आप कैंप के ऊपर जाकर स्ट्राइक कर दें तो वो तो सारे बेचारे निहत्ते हैं। असल बात यह है कि मुसलमानों ने किया क्या है सिवाय मुजम्मतों के। यूरोपीय यूनियन के सगे मुसलमानों का क्या है, वो उनका ताल्लुक है, फलस्तीन को वो एक्सेप्ट करें। आप OIC क्यों नहीं खड़ी होती इनके खिलाफ? OIC कर क्या रही है? ये मुसलमानों का एक झुमकट्टा बनाया हुआ है, शर्म से डूब मरे। आपका था ये सारा कुछ और यूरोप उठकर उन पर पाबंदियां आयद कर रहा है। और अब सिनेरियो ये बन रहा है कि जंग जो शुरू होने वाली है उसमें आप ये देखेंगे कि एक चीज बड़ी अजीब नजर आएगी। मैक्रन की स्टेटमेंट को आपने लाइट नहीं लेना। फ्रांस के जो सदर है उसने कहा जी यूरोपीय यूनियन को जितना खतरा इस वक्त है टूटने का आज से पहले नहीं था। आपने एक चीज गौर की है, इस बयान से पहले मैक्रन का ये बयान आया है और एक दूसरे के यानी 1-2 दिन का फर्क आया है। और उसमें क्यों है? क्योंकि पाबंदियां जो हो रही हैं, जाहिर सी बात है वो पहले डिस्कस हुआ है, मैक्रन तक बात कही है। अब होने ये जा रहा है कि इसराइल में इतनी ताकत है कि वो चाहे तो पूरे का पूरा यूरोपीय यूनियन उड़ा दे, उसको तबाह कर दे। और अगर उसने यूरोपीय यूनियन तोड़ दिया तो आप सोच सकते हैं कि यूरोप का क्या हाल होगा। यानी कई ममालिक रूस के साथ शामिल हो जाएंगे, कई चाइना के साथ हो जाएंगे, कई इंडिपेंडेंट, ये कायम ही नहीं रह सकता। यानी हम वो ऐसी तबाही देखेंगे जिसका आप और हम कभी जिंदगी में अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हमने जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि मुस्लिम ममालिक में इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने पर जेलों में डाला जाएगा। आप अंदाजा करें कि फ्रांस में, पेरिस में इसराइल की एम्बेसी के बाहर 10,000 लोग फ्रांसीसी एहतजाज कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि किसी जरूरत हमने इसराइल, वो अपनी हुकूमत को कह रहे हैं कि इनका बाइकआउट ना करें, इनसे ताल्लुकात तोड़ दे, खत्म कर दे, इन पर पाबंदियां आयद करें और मदद करने के लिए जाएं। बताएं मुस्लिम ममालिक में क्या हो रहा है? जो एहतजाज करता है, इनकी आप औकात देखें, अमेरिका इनको आंख मारता है और ये कहता है माई बाप सल्यूट नहीं करेंगे, आप बेफिक्र हैं, कुछ भी नहीं करेंगे। कोई मुस्लिम कंट्री के अंदर 2-3 ममालिक को निकालकर आप बता दें कहां पर एहतजाज हो, एहतजाज करने की इजाजत नहीं है। और पेरिस में आप हाल देख लें कि वहां पर सड़कों पर निकले हुए अवाम। ये असल सूरत हाल होती है। आप सोचें, इराक से इसराइल के ऊपर इस वक्त शदीद उनकी मिलिट्री साइट पर हमले शुरू हो गए, ड्रोन पर ड्रोन्स मारे जा रहे हैं और वो उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा क्योंकि रफा में जो ऑपरेशन हुआ इतना दर्दनाक है। देखिए, हमें अभी अंदाजा नहीं है
55 लाख फलस्तीनी है टोटल, और 55 लाख और 55 लाख को इन्होंने यहां से निकालना है, देन जाकर ये पूरे का पूरा खाएंगे। अब सबसे बड़ा मामला ये है कि अगर रफा ऑपरेशन पर ये सूरत हाल है तो फलस्तीन का मामला क्या, इसीलिए यूरोप ने कह दिया कि भाई हमने तस्लीम कर लिया। अब इसराइल ने कहा है कि ना उसने नॉर्वे को छोड़ना है, ना उसने स्पेन को छोड़ना है, ना उसने दीगर ममालिक को छोड़ना है। जो लोग इस वक्त तस्लीम कर रहे हैं उन सब को वो कह रहे हैं कि सबकी बारी आएगी। सो आप यहां से अंदाजा कर लें कि हमारा अगला मरहला क्या है। देखिए, असल कहानी ये है कि यही मौका है, आप OIC का इजलास हंगामी तौर पर बुलाएं और इजलास बुलाने के बाद कहें कि ये 57 इस्लामिक मुल्क इस वक्त ये सारे के सारे इंटरनेशनल सतह पर एक बड़ा लाए अमल तैयार करने के लिए जा रहे हैं और वो होंगे इसराइल के खिलाफ। लेकिन आप बताएं अब कौन करेगा? इस वक्त इसराइल के जो टैंक्स हैं वो रफा के सेंटर में पहुंच चुके हैं, यानी वो बुरी तरह मार रहे हैं। स्पेन ने ऑफिशियली जो यानी फॉर्मली रिकग्नाइज कर लिया फ़लस्तीन को, और इस सारी सूरत हाल में इसराइल के पैरों तले ज़मीन निकल गई है कि इतना बड़ा मुल्क, यानी यूरोप का इतना बड़ा मुल्क खड़ा हो गया है। आप अगर इसका क्रेडिट देना चाहते हैं तो आप चाइना को देंगे, आप देना चाहेंगे तो रूस को देंगे। इन्होंने स्टांस लिया था, मुसलमानों ने तो खैर सुखा सुखा हमेशा की तरह मजम्मत ही किया ना, एक प्रेस रिलीज जारी कर देते हैं और जी हम ये करेंगे, हम मजम्मत करते हैं, बस दैट्स इट। ये तो दुनिया को इन्होंने पागल बनाया हुआ है कि जी वो फ़लस्तीन को एड जाती है। आप बताएं, रास्ते सारे बंद है, पाकिस्तान से लेकर दुनिया के बड़े ममालिक तक। इनसे पूछे जो फ़लस्तीनियों के नाम पर, गजा के नाम पर पैसा इकट्ठा करते, इनसे पूछे आप कहाँ पहुँचा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे रास्ते तो बंद है। और ये इस वक्त यानी हमारी हालत ये है कि हम चूना लगाने से बाज नहीं आ रहे, और इंटरनेशनल सतह पर देखिए मरहला क्या हो गया। अब आप सोचें कि इसके बाद और क्या सूरत हाल होगी। इसके बाद अगर यूरोपीय यूनियन की लग जाती हैं पाबंदियां, तो भारत असल में इस वक्त बनाकर दे रहा है ड्रोन्स जो सीधा जा रहे हैं इसराइल के पास, हथियार दे रहा है, क्लाशनकोव दे रहा है, और बहुत सारे स्ट्राइक करने के लिए चीजें दे रहा है, टैंक्स के पुर्जे, बहुत सारी चीजें जा रही हैं, पार्ट्स उसके जा रहे हैं। आप बताएं कि सारे सिनेरियो में क्या सूरत हाल होगी। यानी सबसे अहम, क्या आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान का जो पिंक सॉल्ट है, गुलाबी नमक है, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के होने के बावजूद हम लोग किसी ना किसी तरह, चाहे यूरोप के रास्ते हो, मिडिल ईस्ट के रास्ते हो, इसराइल तक जा रहा है। तो जब दुनिया के अंदर स्पेन, नॉर्वे, आयरलैंड ने उठकर फ़लस्तीन को तस्लीम किया है, इसराइल के खिलाफ अब महाज बनना शुरू हो गया है। आयरलैंड के आप अंदाजा कर ले फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने तो क्लियरली ये बात कही है कि ये लोग अब इनको सजा देने का वक्त है। यानी आप सोचे यूरोप खड़ा हो गया है, मुसलमान कहां पर खड़े हैं। अब आप सोचे जरा कर क्या रहे हैं। कहते जी हमने, इसराइल ने कहा है कि हमने स्पेन को, आयरलैंड को, नॉर्वे को, इन सब को छोड़ना नहीं है, इनसे बदला लेंगे। वो धड़ल्ले से लड़ाई करने के लिए तैयार है। आप बुलाए ना मुसलमानों को, कहें कि भाई किसको एक फोरम बुला ले, OIC में आप बुलाएं सारी कंट्रीज को, चाइना को मदऊ करें, यूरोपीय यूनियन की कंट्रीज को करें, खासतौर पर जिन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है इस वक्त फ़लस्तीन को, बुलाकर उनके खिलाफ एक इक़दाम करें ना। असल में देखिए, इसराइल डरता सिर्फ एक ही बात से है कि वहां पर कोई लड़ने के लिए जाए। लड़ने के लिए कोई फौज नहीं जा रही मुसलमानों की, कोई एयरफोर्स नहीं जा रही। असल मसला यहां पर है। देखिए, इस्माइल हानिया ने बात कही थी कि अगर पाकिस्तान धमकी दे देता है कि हम सुबह आ रहे हैं, सिर्फ वो इसराइल को धमकी दे दे, जंग खत्म हो जाएगी। सिर्फ इतनी बात है। वो कहते हैं जी डरते हैं। आप अगर ये काम करते, अगर अर्दोगान उठकर ये बात कह दें कि भाई ठीक है जी, अगर आपने ये खत्म ना किया, अब तो रफा ऑपरेशन के बाद कोई बाकी सूरत हाल नहीं कि भाई हम कल आ रहे हैं, देखी जाएगी फिर जो होगा, हम अल्लाह के आसरे लड़ने के लिए आ रहे हैं। तो बताएं, अब तो यूरोपीय यूनियन ने कितनी कंट्रीज खड़ी हो गई हैं। तब अर्दोगान कहेंगे ठीक है जी, हम नेटो के साथ खड़े होंगे, फलाना खड़े होंगे। और भाई यही टाइम है कि यूरोप खड़ा हो रहा है। जितना यूरोप स्टांस ले रहा है, बताएं मुसलमानों ने अभी तक बात की थी इन पर पाबंदियों की। ईरान एक बात कर रहा है, एक इब्राहिम रईसी बेचारा बात कर रहा था, वो भी इस दुनिया से चला गया है। और जिस बुरी तरह वो दुनिया से गया है, यानी वो उसकी तकलीफ ही खत्म नहीं हो पा रही कि दुनिया में और कोई खड़ा ही नहीं हुआ था। एक बेचारा वही था जो लड़ाई करवा रहा था। इसराइल इससे डरता है। बताए कितना स्ट्राइक किया इसराइल ने ईरान के ऊपर जाकर, वो नहीं कर सकते, वो डरे हुए हैं, वो डरते हैं, वो नहीं कर सकते। उनको इस बात की कोई परवाह नहीं है मुस्लिम कंट्रीज क्या करती हैं। उनको डर तब होता है कि जब कोई मुस्लिम फौज उठकर ये बात कहे कि हम लड़ने के लिए जा रहे हैं। अब हाल देखिएगा इसराइल का। अगर सिर्फ OIC के इजलास हम ये फैसला कर दें, सिर्फ इतना, कुछ भी नहीं आपने करना, एक मीटिंग कॉल करें, उस मीटिंग के बाद वहां पर इलामिया जारी हो कि ये जी फलानी डेट हम आपको दे रहे हैं, लट से आपको हम दे रहे हैं, 10 जून का टाइम दे रहे हैं आपको।
अगर 10 जून तक आपने मुकम्मल जंग बंद ना की, 11 जून को हमारे तैयारे आ रहे हैं और फिर उसके बाद हम जाकर फ़लस्तीन बचाएंगे। आप यकीन कीजिए 1 जून को ये जंगें बंद हो जाएगी। ये बाकी तो बातें छोड़िए, ये अजीबोगरीब सूरत हाल है। असल मामला ये है, सवाल ये है कि क्यों नहीं वो ताकतें मुसलमानों को इस वक्त अलाउ करें कि आप ये काम करें। आप सोचें ना कि बाइडन ने ये बात कही है कि भाई ईरान के खिलाफ अभी आपने इकदाम नहीं करने, कि हमें अभी इलेक्शन का मामला है, सर पर खड़ा हुआ है, तो हम ये नहीं चाहते कोई नई जंग छिड़े और इसका असर मेरी कैंपेन पर पड़े। वो अपना फायदा अपनी जात के लिए सोच रहे हैं, तो क्या हम लोग नहीं सोच सकते? या तो आप सिर्फ इतनी बात कह दें कि इसके बाद मुसलमानों का बाकियों का नंबर नहीं आना। ये आप देखिए कल की क्या सूरत हाल हुई है, मार दिए ना उन्होंने, यानी मिस्र के बहुत सारे फौजी मार दिए कल उन्होंने। ये अभी 2 क्लेम करें, मारे इन्होंने बहुत ज्यादा है। क्या मिस्र की फौजें बॉर्डर पर नहीं आ गई? अब उसके बाद अगला सिनेरियो आप देखिए, क्या अर्दोगान नहीं कह रहे कि हमारा नंबर आने वाला है? क्या लिबनान नहीं कह रहा? वहां से वो एक्सपैंड करते आगे नहीं जा पा रहा। ये सारे इंतजार आप करते रहे। आज आप एक मुल्क बचा लें, देखिए हमारे से आपको इख्तलाफ हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस बात से कौन डिनाई कर सकता है कि ये मुल्क किनका था और किसने ले लिया है? 1948 के बाद ये किसके हाथ में गया है? सो ये सारी सूरत हाल में हमें चीजें समझनी है। इससे गोल्डन मौका आपको नहीं मिल सकता। यूरोपीय यूनियन पाबंदियां आयद करने जा रहे हैं, खड़े हो जाए उनके साथ। और इस वक्त आप चाइना को भी साथ लें, रूस को भी लें, इंडिया भी आएगा, क्योंकि इंडिया फिर मजबूरी के तहत आएगा। तो आप देखिए फिर इसराइल का क्या हाल होता है। लेकिन जब जाना ही नहीं है, करना ही नहीं है, करने ही ड्रामे हैं, तो फिर क्या होगा? हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।